इस वक्त हम लोग ईरान के किसी बिल्कुल वीरान जगह पे बैठे हैं। ऐसे राह है, हवा पाँव पाँव चल रही है, पाँव पाँव करती है, शू शू पाँव। नहीं, हमें पाँव पाँव की आवाज़ आ रही है क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया हमें इधर रास्ते में। ये जनाब मिरिंडा चल रही है इधर। ए खान भाई, मोटा भाई। ये मोटा भाई रास्ते में बोलता मैं तंग हो गया। मोटा भाई पूरे रास्ते में आई करता रहा। अच्छा अच्छा, किधर जा रहे हो? गोरियां लेने जा रहे हो ना? हाँ, मजदूरी करोगे? उधर उधर तीन मुश्किल है, वो डिग्गी में है। वो एक बोलता है बहुत अच्छा है, दो बोलता है बहुत खराब है। हम जो चिया है बहुत मुश्किल है। चलो जी, अल्लाह खैर से हम सबको पहुंचाए। हम जो है ना सीट की दरमियान में बैठे थे, सबके पाँव के नीचे। चलो जी। ये जो आप मंज़र देख रहे हैं किसी कब्र का नहीं, बल्कि गाड़ी के डिग्गी के अंदर मैंने तेहरान से तुर्की के बॉर्डर तक का जो सफ़र किया था, 12 घंटे के लगातार सफ़र के दौरान मैंने डिग्गी के अंदर ये टाइम गुजारा था। ये वो मनाज़िर हैं, और 12 घंटे लगातार एक ही पोजीशन में, जैसे कब्र के ताबूत में पड़ा होता है बंदा, वैसे में पड़ा रहा। तो मेरे आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये रास्ता अख्तियार मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अज़हर और शाहिद वो अल्हम्दुलिल्लाह इटली पहुँच चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कि उनसे जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, फिर मैं वो सब उनसे पूछूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब इंशाल्लाह वो देंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालात लिखें। दूसरे नंबर पे लोगों ने पूछा है कि भाई यहाँ का कैंप कैसा है जर्मनी का। इटली का कैंप जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर था। वहाँ पे खाना वगैरह जो है वो अच्छा देते थे, काफ़ी सारी सहूलतें जो थी वो अच्छी थी। यहाँ से काफ़ी सारी, तकरीबन सारी सहूलतें जो है वैसे बहुत अच्छी थी। यहाँ पे खाना भी किसी किस्म का मयारी नहीं है, मयारी क्या बिल्कुल इनफ, पेट भरने के लिए भी काफ़ी नहीं है। कुछ लोग अब नीचे कमेंट में लिखेंगे कि भाई इन्हीं के देश में, इन्हीं के शहर में जाके, इनके मुल्क में जाके तुम लोग इन्हीं की बुराई कर रहे हो और शर्म नहीं आती तुम्हें, और ये और वो ऐसी बातें करेंगे। तो मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई क्वालिटी जो है ये इनके खाने की या इनके क्वांटिटी जो है वो इटली के जो खाने थे उनके बिल्कुल बराबर नहीं है। इटली के कैंप जो है वो इससे बहुत बेहतर था। तो दोस्तों, ये है जनाब हमारे खाने की जगह। ये एक खेमा लगाया गया है, इस खेमे के अंदर ये खाने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये क्वारंटीन करने वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे सारे जितने भी नए आते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है इनिशियल तौर पे। फैमिलीज़ भी हैं, सारे अरबी हैं तकरीबन, जो है 60% जो है 70% जो है वो अरबिक हैं, फैमिलीज़ हैं, और सिंगल भी हैं, और बाकी जो 20-25% अफ़गानी हैं, और अकेला मैं पाकिस्तानी हूँ इन सब में। और खाना जो है वो इस तरह दिया जाता है कि ये वाली जो ट्रेज़ हैं इनमें, और ये वाली एक प्लेट है इसमें, ठीक है, ये एक डाल के दी जाती है। सुबह 9 से 9:30 बजे के दरमियान जो है यहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं आके, और वहाँ पे लाइन लगती है, बंदा बारी बारी आके जो है वो ले लेता है अपना खाना। शापर दिया जाता है सुबह के टाइम पे, उसमें छोटे छोटे वो बंद होते हैं 2, तो और साथ में जैम वगैरह एक आध होता है। और जो दिन का खाना है वो 12:30 से 12:30 के दरमियान दिया जाता है, और रात का और दिन का जो है वो इकट्ठा दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। एक शापर दे देते हैं, उसमें फिर वही एक बंद और एक आध पीस होगा, और साथ में एक आध अंडा होगा। जो अजीब व गरीब किस्म का खाना है, बिल्कुल हमें तो समझ नहीं आया कि भाई, मुझे तो समझ नहीं आया कि भाई ये खाना है कि क्या चीज़ है। बाहर सूरत ये अरबी खा लेते हैं। और अभी ये सूरत हाल है यहाँ के खाने की। यहाँ से फिर आप लेके जा सकते हैं अपने कमरे में, या फिर ऊपर डाइनिंग कमरे बने हुए हैं वहाँ पे आप खा सकते हैं। कमरे में भी खाना चाहें तो खा लें, फिर वापस आके यहाँ पे प्लेटें जमा करवा देते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस हुआ है वो ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने मेरी तस्वीर ली थी। कल एक लड़की आई थी, उसने मेरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की। सबसे पहले उन्होंने मेरे वो थंब प्रिंट वगैरह लिए थे, जो उंगलियों के फिंगर लिए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पेपर साइन करवाए। पेपर साइन करवाने के बाद फिर उसने तस्वीर एक लेके वो ले गई। उसने कहा कि मैं शाम को आऊँगी तो मैं कार्ड दे के जाऊँगी। तो एक कार्ड उन्होंने दे दिया, उसमें वो सिर्फ मेरी तस्वीर लगी हुई है। अभी वो कार्ड मेरे पास नहीं है, क्योंकि जहाँ खाना हम लोग लेते हैं वहाँ पे कार्ड दे देते हैं। तो कल मैंने कार्ड जमा करवाया था, वापसी पे मुझे लेने का याद ही नहीं रहा, तो इसलिए वो कार्ड वहीं पर रह गया। अभी उससे मैंने कहा था, उनका वो ऑफिस में पड़ा है, ठीक है।
तो खाने का भी अब मुझसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि आप लोगों को बता सकता। अभी सुबह का नाश्ता मैंने लिया है तो आप लोगों को बता देता कि नाश्ता कैसा दिया गया है, ताकि प्रूफ हो जाता कि यार मैं झूठ नहीं बोलता कि ये 3-4 दिन से मैं वाशरूम तक नहीं गया रहा क्योंकि खाना ही नहीं देते इतना। हम लोग फिर वो इसी बात है, हम लोग यार रोटियां खाने वाले लोग हैं, हम कहाँ ये ब्रेडों से जो है वो हमारा पेट भरता है। ये वाली अलमारी है हमारी। और अभी इसमें से एक और चीज़ आपको थोड़ा बता दूँ, ये वाली इन्होंने बुक दी है मुझे, वेलकम टू जर्मनी और इंफॉर्मेशन फॉर इमिग्रेंट्स, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फेडरल ऑफिस फॉर माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज़। इस पे कुछ थोड़ी बहुत जो है इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपको क्या क्या जो है सहूलतें दी जाएंगी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, फ़लाँ। और अभी बाकी के डॉक्यूमेंट देखते हैं कि वो मुझे उन्होंने एक दिया वो कोरोना के, कि भाई कोरोना से क्या क्या आप लोगों को मसला हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या हिफाजती तदबीर है ये। और उसके बाद एक पेपर ये दिया गया है जनाब, मैंने कहा इसको हमेशा अपने पास रखना है। इस पे जो है कि सबसे पहले कि भाई मेरे फिंगर हो चुके हैं, ये जिसने फिंगर लिए हैं उसने अपने साइन किए, जिसने आगे डॉक्टर, फिर उसके बाद डॉक्टर का है कि भाई डॉक्टर ने जो है वो वैक्सीनेशन की कल। हाँ कल मुझे 10, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि कल 10 बजे मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो उस वक्त उससे पहले ही बल्कि मैं नाश्ता कर रहा था तो आगे उन्होंने कहा भाई इस तरह करो आप नीचे आ जाओ। और फिर उसके बाद वो दूसरी वाली बिल्डिंग में हमें ले गए जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है, क्लिनिक वगैरह है। तो वहाँ पे उन्होंने जाके सबसे पहले तो कोरोना का टेस्ट लिया है, वो जो है वो क्या कहते हैं थूक वगैरह लिया है गले से। फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया है, उसमें यह होता है यरकान का, वो क्या कहते हैं हेपेटाइटिस का, और उसके बाद टीबी वगैरह का ऐसे लेते हैं ताकि इसको कोई बीमारी ना हो, ये पता चल जाए। उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं वैक्सीनेशन की है, दोनों बाजू पे एक इधर जो है वो लगाया उन्होंने टीका। तो मेरे ख्याल में एक था क्या कहते हैं वो हिफाजती टीका, अब मुझे नहीं पता वो किस किस के लिए होते हैं लेकिन वो लगवाए गए। तो जैसे कि हमारा जन्म हुआ जर्मनी में, जैसे पाकिस्तान में बच्चे को पैदाइश के बाद जो है लगाए जाते हैं, तो इस तरह यहाँ पे जो बंदा नया आता है तो यही समझेगा उसकी नई पैदाइश हुई है और नया पैदा हुआ है। तो ये थी अपडेट मेरे असाइलम प्रोसेस की। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता जाऊँगा। अभी उन्होंने कहा भाई फुल शांत होकर बैठ जाओ और व्लॉग बनाओ, लोगों को जो है वो एंटरटेन करो। अभी आपको बताएंगे अपने ईरान के सफ़र के बारे में, जिससे मुझे यकीनी तौर पे पता है आप बोर हो चुके हैं और मैं ख़ुद बताते बताते बोर हो चुका हूँ। लेकिन यह है कि ये बताना आप लोगों को इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को या थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ये जो वादे वईद किए जाते हैं। अभी कल एक लेडी को जो मुझे मैसेज आ रहा था, अभी कल नहीं बल्कि मैं हफ्ते 1.5 हफ्ते से वो मुझे मैसेज कर रही हैं कि भाई मेरे जो हस्बैंड हैं वो डंकी पे निकले हुए थे और मजबूरी थी और फ़लान था जो हम लोग अल्लाह माफ़ करें मेरे अपने ज़ाती कुछ बहाने हैं जिनकी वजह से मैं निकला हूँ। तो कह रही थी कि भाई उनका सांस लेने की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो अभी ईरान और तुर्की के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनसे चला नहीं जाता। वो कहते हैं जी थोड़ा सा रास्ता है लेकिन चला नहीं जाता और 1-1.5 हफ्ते से वो वहीं पे बैठे हैं। तो अगर उनसे अभी इस वक्त जिस वक्त वो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे उस सिचुएशन के मुताल्लिक इंटरव्यू लेके पूछा जाए कि भाई अब बताओ क्या अगली दफ़ा डंकी लगाने आओगे तो आप यकीन करें कसम से लगो कि वो हालत होती है कि लोग कहेंगे मुझे अगर ये बंदा 1 लाख अपने पास से देना, ये तो लाख या 1.5 लाख जो है मुझसे मांग के मुझे लेके आ रहा है ना, मैं पे करके ला रहा हूँ। अब अगली दफ़ा इसने मुझे 1.5 लाख अपने पास से जेब से दिया और कहा ना डंकी लगाओ और यहाँ पे आके जलील हो, तो मैं कहूँगा सॉरी भाई मैंने नहीं लगानी। ये हालात होते हैं लोगों के, तो लोगों को इस बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो चलते हैं, बहुत बातें होंगी, अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो बाबा जी उसके बाद हमें तेहरान ले जाएगा, ठीक है। सीधे आपको बताता हूँ, बंदरबाद से वो मेरे हमें ज़ैदान वाली साइड पे लेके गए। ज़ैदान में एक आध रात गुजारी। तेहरान में वहाँ पे सेफ़ थी, जो मेन एजेंट था ना उसकी सेफ़ थी। तो उस बंदे ने वहाँ पे जाके हमारी जो है वो मुलाकात हुई कि असल में ये बंदा कौन है, और कोई पठान था वहाँ पे सेफ़ लेके बैठा हुआ था। तो उसने जाते ही सबसे पहले तो यह है कि उसकी अच्छाई थी, वो बंदा अच्छा था, ठीक है। उसने कहा भाई सेफ़ के ऊपर इनकर लेके नहीं जाओ। लोगों ने जो है वो एक तो भूख से न डाल थे, भूख पिछले तकरीबन
7-8 दिन हमें हो गए थे ईरान में सफ़र करते हुए, 5-6 दिन हो गए थे, 4-5 दिन जो है वो हम बलूचिस्तान में जलील हुए थे। तो यानी टोटल हमें 11-12 दिन हो चुके थे, 10 दिन 11 दिन हो चुके थे सफ़र करते हुए। तो उस बंदे ने जो है उस अल्लाह भला करे उसने जनाब वो अपने वो कलीन, उसने नीचे ईरानी कलीन वगैरह बिछाए हुए थे, बड़ा अच्छा फर्निश घर था उसका। उसने सबको जो है वो कहा कि भाई पाँव वगैरह धो के अपने नीचे जो है वो बैठ जाओ। उसके बाद उसने वहाँ पे एक लड़का था, उसको कहा कि भाई इस तरह करो, सबके लिए जो है वो अंडे फ्राई करके लेके आओ। तो उसने सबके लिए जो हाफ फ्राई अंडे बनाए। जो घर में अंडे नहीं खाता और अपनी अम्मा और अपनी बहन वगैरह के जो है वो खाने की 100 नुक्स निकालता है, वहाँ पे हम लोगों को जनाब जैसे ही वो 10-11 दिन बाद कुछ खाने को थोड़ा सा मिला ना, तो यकीन करें ऐसे झपट के हम लोगों ने खाया जैसे ना वो क्या कहते हैं, गिद्ध जो है मुर्दे पे पड़ते हैं या फिर चील जो है वो गोश्त पे पड़ती है। इस तरह के हमारे हालात थे और शुक्र अदा किया, उसके बड़ा शुक्रिया अदा किया। उसने हम सब की तस्वीरें वगैरह ली और जो उनका रिलेटिव सब एजेंट था जिन्होंने पाकिस्तान से उन बंदों को जो है वो हवाले किया था, उनको तस्वीरें भेजी, भाई ये देखो तुम्हारा बंदा तेहरान पहुंच गया, तुम्हारा बंदा तेहरान पहुंच गया। छोटी मोटी बात भी करवाई, हमारी बात करवाई गई हमारे एजेंट से। मैंने कहा जी बस ठीक हो गया, ये बंदे पहुंच गए हैं। मुझे पता नहीं था उसने साथ में ये वीडियो कॉल के दौरान उसने तस्वीर ले ली थी हमारी कि इन केस अगर ये कल में हमसे भाग जाते हैं कोई और इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो हम इसकी तस्वीर के ज़रिए इसको ढूंढ सकें। इनका बड़ा लंबा जो है बहुत बड़ा जो है ग्रुप होता है। एक इस तरह नहीं है कि भाई ये सिर्फ एक आध बंदा काम कर रहा होता है, ये पूरा एक जाल होता है इनका। तो इस नेटवर्क में जो है वो लोग तेहरान में बैठे होते हैं, लोग बॉर्डर पे बैठे होते हैं, लोग तुर्की में जो है वो इस्तांबुल में बैठते हैं। इस्तांबुल के अलावा बहुत से शहरों में होते हैं जहाँ जहाँ उनको पता होता है कि भाई जो नए आने वाले लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है उनको कोई जानने वाला नहीं होता। तो अगर कोई दरम्यान में भागने की कोशिश करता है या फिर भाग जाता है तो उसको कहाँ से पकड़ सकते हैं, इसके लिए इनका नेटवर्क होता है। तो ये उन्होंने तस्वीरें वगैरह ले लेते हैं बंदों की ताकि बाद में इसको जो है वो ढूंढने में आसानी हो। तो हमारी भी उसने तस्वीरें वगैरह ले ली, वीडियो कॉल के दौरान हमें पता नहीं चला। तो तेहरान से आगे हमारा सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि हर बंदे को एक एक गाड़ी में डाला गया, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बंदों को। तेहरान बड़ा खूबसूरत शहर है, ये मुझे जो है वहाँ पे बड़ा हैरत हुई देख के, क्योंकि पूरे ईरान में जो है हरियाली मैंने नहीं देखी, कोई शहर इस तरह का देखा ही नहीं जिसमें कोई हरियाली हो, कोई घास वगैरह हो, कोई दरख्त लगे हो, कोई पार्क वगैरह हो इस तरह, या फिर लोग थोड़े जो है वो घूम रहे हों। लेकिन तेहरान मैंने ऐसा शहर देखा है जिसमें लड़कियों को मैंने जीन्स पहन के भी घूमते देखा है। ऊपर से बेशक उन्होंने वो अबाया पहना हो, क्या कहते हैं, बुर्का पहना हो, लेकिन वो क्लियरली जो है वो बड़ी मॉडर्न लड़कियां थी वो। उसके बाद सब बंदों को 3-3 बंदों को 4-4 बंदों को जो है अलग-अलग, मुझे शाहिद और अज़हर को जो है वो मुझे शाहिद अज़हर सॉरी ये कह रहा हूँ, दरम्यान में एक अज़हर जहन में आ जाता है। मुझे शाहिद को और वहीद को जो है उन्होंने एक अलग गाड़ी में डाल दिया और वो बाबा बड़ा अच्छा था, वो हमें गाड़ी में बिठा के ले गया। बड़ा कोई अफसर वगैरह मुझे लग रहा था, कोई ना कोई उसका जो है वो पोस्ट वगैरह ज़रूर थी, क्योंकि रास्ते में पुलिस वाले उसको सलाम भी कर रहे थे। इसके अलावा पुलिस वाले उसको इज़्ज़त दे रहे थे। मुझे लगता है वो पुलिस का ही बंदा था या फिर कुछ ना कुछ जो है वो सरकारी अफसर था जो अपने दिहाड़ी बनाने के लिए बंदों को साथ लेके जाता था या फिर इसके साथ मिली भगत थी उनकी। बारसूरत उस बंदे ने हमें एक पार्क में जाकर छोड़ दिया। जो लोग भी आते हैं उनको पता होगा भाई ईरान में तेहरान में एक पार्क है, वहाँ पे सारे यही घूम रहे होते हैं डंकी वाले। हमें उसने कहा कि भाई इस जगह पे जाके बैठ जाओ, और एक बंदा आया, उसने हमें कुछ बिस्कुट वगैरह दिए खाने वगैरह के लिए। और उसके बाद उस बंदे ने फिर दोबारा हमें गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के उसने एक और जगह पे जाके चेंज की गाड़ी, एक और दूसरी गाड़ी में हमें डाल दिया। तो वहाँ से एक नौजवान लड़का था, वो हमें लेके चल पड़ा और मुझे उसने कहा कि भाई तुम चले जाओ डिग्गी में। और मेरे साथ एक अफ़गानी था, वो था। तो बाकी जो है वहीद था और शाहिद था, इन दोनों को उन्होंने साथ बिठा दिया, 2 लड़के और थे। इन तीनों को मतलब 3 बंदे जो थे वो आगे बैठ के सीटों पे, और बाकी जो 2 मैं और एक अफ़गानी लड़का था, पूरे रास्ते बेचारा नहीं बोला। बड़ा यार उसका जिगरा था, बड़ा वो सब्र वाला बंदा था। मुझे और उसको जो है उसने बिठा दिया, डाल दिया डिग्गी के अंदर, और डिग्गी में मैं रहा हूँ पूरे 12 घंटे लगातार। सुबह से 8 बजे उसने डाला और शाम को 8 बजे उसने डिग्गी में से निकाला। और डिग्गी में ये साहब होता है, अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो, अल्लाह न करे, तो डिग्गी में ऐसे ही होता है, बंदा जैसे कब्र में पड़ा है या ताबूत में पड़ा है, बस वैसे ही ऐसे सिस्टम, बस मर गया, अंधेरा चारों तरफ। उसने ये होता है कि भाई वो डिग्गी के ना चारों तरफ से वो रिवट जो है ना वो उतार देता है ना, वो हवा आने के लिए, वरना अंदर दम घुटने से बंदा मर सकता है। वो क्या करते हैं, हवा आने के लिए वो निकाल देते हैं, हवा आती रहती है,
और बंदा जो है अंदर अंधेरे में पड़ा रहता है, ठीक है। और एक ही पोजीशन पे 12 घंटे लगातार सोना लोहे के ऊपर, मेरे ख़्याल में ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको आसान लगता है तो आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि कैसी होती है डंकी। और ये था हमारा एक्सपीरियंस ऑफ डंकी। और आखिर में फिर हमेशा की तरह सबको बोलूँगा, प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, प्लीज़ एक दफ़ा फिर प्लीज़ ना लगाओ डंकियाँ भाई। डंकियाँ लगाने से कोई मुल्क का भला नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पे काम करो। ये जो पैसे ज़ाया करके तुर्की आओगे, तुर्की में आके किसी को कमाई तो होती नहीं है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, पहले तो मिलती ही नहीं है मज़दूरी। मिल जाए मज़दूरी तो वही 25-30 हज़ार कमाता है, 25-30 हज़ार में से 15 खा जाता है, 15 पाकिस्तान भेज देता है, वो भी कभी कभी जब मज़दूरी लगेगी। इस जलालत की बजाय आप पाकिस्तान में बाइज़्ज़त तौर पे यार एक रेडी लगा लें। मुझे अभी कोई दिया जाए ना दोबारा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी जर्मनी आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल रास्ते देखे हैं, 2 साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए हैं, ठीक है, जो कि मैं रिग्रेट करता हूँ हमेशा कि भाई मैंने गलत किया है। लेकिन फिर भी अगर मुझे दोबारा से वो 2 साल वापस किए जाएं और वापस मुझे पाकिस्तान में भेजा जाए तो मैं कभी भी डंकी पे आने पे तैयार नहीं हूँगा। और यही हालत सबकी होती है जो डंकी से वापस चले जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस ज़रूर करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।